बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हमने बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है, बायोलॉजी के मेन पॉइंट। इजी लेक्चर है बेसिकली। अ, इसमें हमने जस्ट जो एफएससी के अंदर बेसिक्स देखनी होती हैं वो देखनी होती हैं। इसमें पूछता भी एवरीडे साइंस का जो हेड है, उसमें जो पेपर में से आता है वो आती भी बेसिक्स ही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी शुरू करते हैं। बायोलॉजी का देखिएगा, ये ग्रीक ओरिजिन है ये लफ्ज। बायो मैंने लाइफ और लॉजी मैंने स्टडी। बायोलॉजी को अगर दो के अंदर डिवाइड करें, बायो बायो मैंने लाइफ होता है, लॉजी मैंने स्टडी होता है, किसी चीज को स्टडी करना। तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन होगी इसकी। या इसको साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स भी कहा जा सकता है। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स कह लें तब भी वही बात है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसमें जो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है जी? सेल होता है। लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। और जो ट्रेड्स पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में आनी है, अगर जेनेटिक्स के हवाले से देखें, फिर हम बेसिक यूनिट जीन्स को कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक यूनिट किस चीज को लगाना है। केमिस्ट्री के हवाले से अलहदा बन जाएगा, फिजिक्स के हवाले से अलहदा बन जाएगा, बायोलॉजी के हवाले से अलहदा बन जाएगा। वहां पे आपने कुछ थोड़ा सा अपना एनालिटिकल आंसर लगाना होता है। तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जब वो बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक यूनिट पूछेगा तो वो सेल है। जब वो पूछेगा जेनेटिक्स के हवाले से बेसिक यूनिट क्या है, तो वो जीन्स है। ठीक है, और एवेलुएशन क्या है? ये एक नेचुरल सिलेक्शन है जिसके जरिए स्पीशीज मौजूद होती है। एवोल्यूशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये डिफरेंट मतलब जो पॉइंट्स इसके अंदर बने हुए हैं या स्लाइड्स हैं वो उस हवाले से हैं जो एमसीक्यूज रिपीट होते हैं या पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पहले देख लिया सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर देख लिया जीन्स, बेसिक यूनिट है ट्रेड्स को पास करने के लिए जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं, वो जीन्स के थ्रू आते हैं। उसके बाद हमने देखा तीसरा टर्म एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या चीज है? ये नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि अगली नस्ल कौन सी सस्टेन करेगी। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे कहा जाता है कि जो बेहतर सर्वाइव करेगा, एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट कर जाएगा, वो स्पीशीज रह जाएगी। जैसे आज से पहले किसी जमाने में डायनासोर्स भी होते थे और भी बहुत से एनिमल्स का हम सुनते हैं, लेकिन वो खत्म हो गए। जो सर्वाइवर के लिए फिट थे वो अब मौजूद हैं। तो ये एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए हैं। और लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करती हैं। लिविंग थिंग की एक करेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो अपनी जो आगे हम अगली स्लाइड में देखते भी हैं कि लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये चीज लाइव है। तो एक करेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, जो इनके सेल्स होते हैं, उनको मेंटेन रखती हैं। और ये इनके अंदर एबिलिटी होती है एक्वायर हासिल करने की और ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी को। फूड वगैरह खाते हैं वो उसके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जिंदा रहने के लिए इनके ज़रूरी होती हैं। लाइफ की करेक्टरिस्टिक देखिएगा, ये बल्कि एफएससी के पहले चैप्टर में ही हम पढ़ते थे। तो लाइफ की क्या डेफिनेशन क्या है, तो उसके अंदर वो बताता होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये भी उससे रिलेटेड है। नंबर 1 सेलुलर कंपोजिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, अडाप्टेशन, मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, होमियोस्टेसिस और रेस्पॉन्सिवनेस। ये 9 करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी चीज को जिंदा करार देने के लिए, या इन 9 में से कुछ पॉइंट होने चाहिए। ये करैक्टरिस्टिक होती है लाइफ की, क्योंकि बायोलॉजी है ये ही स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदा चीजों की स्टडी है, लाइफ की स्टडी है। तो जो भी लाइफ, किस चीज को हम लाइफ कहेंगे, जिंदगी कहेंगे, जिसमें ये 9 करैक्टरिस्टिक होंगी। अच्छा, इन 9 करैक्टरिस्टिक को हम एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले है सेलुलर कंपोजिशन। ठीक है, उसको देख लेते हैं। लाइफ किसी चीज को जिंदा करने कहने के लिए जरूरी है कि सेल होना चाहिए तो कोई, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सेलों से मिलके बनते हैं ना। अब लीवर के अलहदा सेल्स हैं,
किडनी के अलग सेल्स हैं, वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तो जिंदा चीज कहलाने के लिए जरूरी है कि सेल मौजूद होना चाहिए, एटलीस्ट वन सेल, एक सेल तो मौजूद हो। जिसमें एक सेल मौजूद होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जैसा कि बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, ये एग्जांपल दी हुई है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। फिर आ जाते हैं मल्टी सेलुलर, जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा सेल होते हैं, जैसा कि प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। ये जो चीजें हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस है, ये एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होती हैं। और इसके अलावा एक चीज आ जाती है वायरस। वायरस का आपको पता है, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, उस पर डिबेट है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वो बाहर कुछ नहीं करता, जिस्म में दाखिल होने के बाद वो मल्टीप्लाई करता है। बाहर मौजूद लिविंग चीज पे नहीं मौजूद तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी अपनी कोई सेल की वो नहीं होती, मशीनरी नहीं होती। तो ये सेल की कंपोजिशन हो गई कि लिविंग चीज के लिए सेल होना चाहिए, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ग्रोथ होनी चाहिए। जो लिविंग चीज है वो ग्रोथ करती है। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है सेल के साइज में। ठीक है, कि सेल है, उसका साइज फॉर एग्जांपल ये था, बाद में जो साइज उसका बड़ा हो गया, इतना हो गया वो जो सेल है। एक ये है ग्रोथ करने की टाइप। दूसरी ये है कि सेल एक था, उसने डिवीजन की और दो सेल्स में हो गया, फिर डिवीजन की और ज्यादा सेल हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, एक सेल से ज्यादा सेल बनते गए। तो इन दोनों में से कोई भी खासियत हो तो लिविंग थिंग में ये चीज होनी चाहिए, ये सेल का साइज इंक्रीज होना चाहिए। अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो बॉडी का साइज भी इंक्रीज होगा ओवरऑल। जो अ, अगर आप ह्यूमन बींग लगा लें, प्लांट लगा लें, एनिमल लगा लें, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तब भी साइज इंक्रीज होगा। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना चाहिए लिविंग चीजों को, चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो। सेक्सुअल कौन सी होती है? जिसमें स्पर्म और एग मिलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, स्पर्म और एग मिलते हैं जिसमें, उसको सेक्सुअल कहते हैं, और ये प्लांट और एनिमल में होती है। और एसेक्सुअल किस में होती है? जिसमें माइटोस होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होती है। इसके डिफरेंट मतलब फिनोमिना होते हैं, आपको पता है, बडिंग, और इनके अपने अलग फिनोमिना। ये सेक्सुअल नहीं होती, ये एसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल से रिलेटेड ये सेक्सुअल किस में होती है? ये होती है प्लांट्स और एनिमल में। ऊपर वाले में माइटोसिस होती है, तो इसमें क्या होती है? मियोसिस। ये दो टर्म हम एफएससी में पढ़ते भी होते थे, माइटोसिस और मियोसिस के। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है लिविंग थिंग के लिए। इसके अलावा चौथी करेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग की क्या है? मूवमेंट, हरकत। हरकत तीन तरह की होती है। एक होती है प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बेयर है वो रनिंग करता है, बर्ड जो है वो फ्लाई करता है, परिंदा एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है, ये हरकत है। इंसान भी रनिंग करके चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये भी मूवमेंट की एक टाइप है। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट जो प्लांट्स हैं वो तो नहीं कर सकते। प्लांट को तो नहीं आपने कभी देखा होगा कि भागता हुआ जा रहा हो। तो उसके अंदर क्या होता है, उनमें ये दूसरी मूवमेंट की टाइप होती है। वो प्लेस टू प्लेस मूवमेंट नहीं करते, वो एक्सटर्नल पार्ट की मूवमेंट करते हैं। जैसा कि प्लांट के लीव जो हैं वो सन की तरफ मूवमेंट करते हैं। आपने देखा कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे ये सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का, वो जहाँ पे सूरज होता है उस तरफ उसका मुंह रहता है। कुछ और भी प्लांट हैं वो जैसे छुई मुई का एक पौधा कहते हैं, उसको तरफ आप अपनी फिंगर बढ़ाएं तो वो फौरी तौर पे क्लोज हो जाएगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत तो नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल एक जगह पे मौजूद किसी स्टिमुलाई के नतीजे में हरकत वो कर रहे हैं। कोई स्टिमुलाई मिलता है, कोई उनके ऊपर आप जो है बाहर से कोई चीज उनकी तरफ लाते हैं तो वो हरकत करते हैं। ये दूसरी टाइप की हरकत हो जाती है। और उसके बाद तीसरी टाइप की एक जो है वो मूवमेंट होती है, उसको इंटरनल कहते हैं। उसमें हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रही है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, सेल के अंदर ही एक बैक्टीरिया है, उसमें ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है।
उसके सेल के अंदर ही हरकत हो रही है, ठीक है, उसको इंटरनल मूवमेंट कहते हैं। तो इन तीनों मूवमेंट में से कोई भी एक मूवमेंट का होना लाजमी है लिविंग थिंग में, चाहे वो प्लेस टू प्लेस वाली हो कि एक जगह से चल के दूसरी जगह जाए, चाहे वो एक्सटर्नल हो कि जैसे प्लांट्स के अंदर होती है एक जगह खड़े हैं, ठीक है, कोई चीज उनकी तरफ सन की लाइट या कोई स्टिमुलाई आता है तो उसके अंदर होती है हरकत, या तीसरी मूवमेंट की टाइप है इंटरनल साइटोप्लाज्मिक। कुछ प्लांट जो हैं उनके तरफ सूरज की रोशनी या हाथ बढ़ाएं वो तब नहीं हरकत करते, लेकिन उनके अंदर तो जो है वो ग्रोथ हो रही है ना, वाटर भी मूव कर रहा है, जमीन से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के अंदर आ जाता है। या ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी जो है बैक्टीरिया वाली, वो पांचवी करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि क्या होनी चाहिए, अडाप्टेशन होनी चाहिए। अडाप्टेशन क्या होता है कि बर्ड की माइग्रेशन है, इसको बिहेवियरल अडाप्टेशन कहते हैं। आपने सुना होगा वो साइबेरिया के परिंदा आ जाते हैं इधर, जब साइबेरिया एक एरिया है वहां पे ठंड हो जाती है ना, तो अब बर्ड्स कैसे वहां जिंदा रहे, तो वो माइग्रेट करते हैं वहां से उड़ के इधर आ जाते हैं। हम नाम सुनते हैं डिफरेंट टाइप के बर्ड्स का, यहाँ कैसे आ गए भाई, फलां तोता ऑस्ट्रेलियन तोता है जी, फलां बर्ड है अफ्रीकन पैरट है जी, वो माइग्रेट करते हैं जब एक मुल्क में कंडीशन ठीक नहीं होती है एनवायरनमेंट की, तो इसको अडाप्टेशन कहते हैं, अडाप्ट करना किसी चीज को, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो चीजों के मुताबिक अडाप्ट करती हैं। वही बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वो अपने आप को अडाप्ट नहीं करेंगी तो खत्म हो जाएंगी। एक मौसम इतना खराब आ गया है कि अब वहां पे वो चीज सरवाइव नहीं कर सकती, अगर वो अडाप्ट नहीं करेंगी, अपने आप को चेंज नहीं करेंगी, तो वो उसके मुताबिक सर्वाइवल नहीं कर सकती। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो एक जैसा रहता है ना, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी सर्दी आ रही है कभी गर्मियां आ रही है, ठीक है। आजकल जिस तरह मेरा ख्याल है 34-35 के राउंड अबाउट है टेम्परेचर, या आगे जाते जाते 48-50 तक जाएगा। सर्दियों में ये गिर के जो है 4-5 पे आ जाता है। टेम्परेचर बाहर का तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं क्लॉथिंग के जरिए, फैन चला के, कोई एसी चला के, कोई सर्दियां आ गई तो गर्म कपड़े पहन के। तो ये अडाप्टेशन है, ये लिविंग थिंग्स की एक करेक्टरिस्टिक है अडाप्टेशन। फिर कुछ चीजें जो है वो हाइबरनेशन करती हैं, कुछ जो हैं अपना लिविंग थिंग्स, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकती, जैसे ह्यूमन तो कर लेता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, जैसे ये अपना रेप्टाइल्स होते हैं या एम्फीबियंस होते हैं, ये फ्रॉग वगैरह, डड्डू शड्डू सांप वगैरह, ये हाइबरनेशन कर लेते हैं, ये छुप जाते हैं, ये 6-6 महीने सोए रहते हैं। वैसे तो हमारी क्लास में भी ग्रुप में काफी बच्चे सो जाते हैं, वो भी हाइबरनेट हो जाते हैं, लेकिन उनकी हाइबरनेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है ना, वो 2-3 दिन के लिए हाइबरनेट होते हैं, उनका पता ही नहीं होता, ना टेस्ट लेते हैं ना क्लास लेते हैं। तो ये वाला हाइबरनेशन वैसे स्पेसिफिक है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह के लिए, जैसे वो बिल बना के उसमें छुप जाएंगे और 6-6 महीने सोए रहेंगे, जब मौसम उनके मुताबिक सही आएगा तो बाहर निकल आएंगे, ठीक है जी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहा जाता है, बिल्कुल। ह्यूमन वगैरह जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो अपने टेम्परेचर तो उनकी बॉडी का वही रहता है, लेकिन अडॉप्ट कर लेते हैं। जो वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, इनके अंदर जो है ये रेप्टाइल्स सांप वगैरह हो गए, फ्रॉग वगैरह हो गए, वो आ जाते हैं। और कुछ जो है हमारी क्लास के सुस्त स्टूडेंट भी उसी में आते हैं। अब जिसको मैंने कहा वो समझ गया, लेकिन बोल नहीं रहा। अच्छा, छठे नंबर पे जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है जी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बॉडी में जो प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है कि फूड को चेंज करना, कोई खुराक आपने खाई, वो एनर्जी में चेंज हुई। फॉर एग्जांपल आप कोई बर्गर खाते हैं, पिज्जा या रोटी खाते हैं, अब वो अंदर जाके वैसे ही पड़ी रहे तो फिर क्या, उसको चेंज भी तो करना है ना, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, फूड से एनर्जी में चेंज होना है। आपके प्लांट्स हैं, उनको हम पानी डालते हैं, जमीन से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को वो चेंज करते हैं ग्लूकोज में या जिस भी चीज में, फ्रूट्स की शक्ल में उनके ऊपर वो लगते हैं, तो इसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो लिविंग चीजों को मेटाबॉलिज्म भी करना चाहिए, वो अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इससे क्या मुराद है कि सर्टन पार्ट्स डू स्पेसिफिक जॉब्स। जैसे हमारा हार्ट है,
वो अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना अलग एक काम कर रहा है खुराक का। हमारा जो पल्मोनरी सिस्टम है सांस लेने का, वो अपना एक अलग काम कर रहा है। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग चीजों की, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और बॉडी जो है वो वर्क कर रही है। ये 7वीं करेक्टरिस्टिक हो गई। बस 9 थी ना, 8वीं पे चलते हैं। 8वीं है जी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनिंग द सेम स्टेट। होम्यो मैंने सेम, स्टेसिस मैंने स्टेट, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी अपना टेम्परेचर सस्टेन करती है, वाटर बैलेंस आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल है, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहने का मकसद ये कि इनको होम्योस्टेसिस करना चाहिए, अपनी जो स्टेट है उसको बरकरार रखना चाहिए, जैसा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर बुखार हो बहुत ज्यादा हो गया तो फिर तो वो काम खराब हो गया ना। इसलिए जिंदा रहने के लिए एक खास टेम्परेचर रेंज है, उसके अंदर ही हम जिंदा रहेंगे। हमारे जिस्म में डिफरेंट चीजें जो हो रही हैं उनकी एक खास पीएच है, वो एक खास रेंज में रहेंगी तभी काम चलेगा। अगर वो रेंज ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर काम खराब है। तो लिविंग चीजों को होम्योस्टेसिस भी करना चाहिए। नंबर 9 रिस्पॉन्सिवनेस। रिएक्शन करना चाहिए स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई होता है बाहर से कोई मुहर्रक, कोई बाहर से कोई चीज आपकी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल कोई गरम गरम चीज आपके हाथ पे रख दे, तो जो लिविंग चीज होगी वो तो रिएक्ट करेगी। आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है, आप उसका रिएक्ट करते हैं, हीट का रिएक्ट करते हैं। कोई एक रूम है वहां पे हीट होने लगती है, आप फैन चलाते हैं, ठीक है। या किसी भी चीज की स्मेल वगैरह है, फूड की स्मेल है, अगर अच्छी स्मेल है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। इस तरह मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। लिविंग थिंग्स चीजों को रिस्पॉन्स देती है। ये हमने लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर। ह्यूमन बॉडी के बेसिकली 12 सिस्टम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। 12 सिस्टम काम कर रहे हैं। पहले नंबर पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ गया, मतलब कि जो दिल वाला सिस्टम है ये अलहदा काम कर रहा है, अपना हार्ट वाला हार्ट पंपिंग कर रहा है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा आ गया निज़ाम, खाने पीने का निज़ाम। एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटेगमेंट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ये 12 किस्म के सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एमसीक्यूज के हवाले से आता है, जो इसके एमसीक्यूज होते हैं एवरीडे साइंस के, वो जनरल से होते हैं। वो पूछ सकता है कि बॉडी में कितने सिस्टम काम कर रहे हैं, या वो पूछ सकता है कि डाइजेशन कौन से सिस्टम का काम है, ठीक है, या यूरिन बनाना कौन से आर्गन का काम है। तो ये हमें पता होना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों का, ठीक है, कौन सा आर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। किडनी का वो फंक्शन पूछ सकता है, लीवर का वो फंक्शन पूछ सकता है। तो जो बेसिक एवरीडे साइंस होता है उसमें आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में, जो साइंस का स्टूडेंट है उनको तो आमतौर पे पता ही होता है कि कौन सा बॉडी का आर्गन कौन सा काम कर रहा है, और उनके लिए बड़ी आसानी रह जाती है ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट करने में। अगर वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट हो 100 मार्क्स का, तो एवरीडे साइंस का पोर्शन आमतौर पे साइंस के स्टूडेंट के लिए बड़ा हलवा सही होता है, आसान से ही होता है। ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए, कि बॉडी प्रॉपर वर्क करती रहे। सिस्टम्स बॉडी के आगे, उसके बाद ब्लड ग्रुप्स देख लेते हैं। ये हम डिफरेंट स्लाइडें देख रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ के अंदर हम डिफरेंट स्लाइडें देख रहे हैं जिनमें से एग्जामिनर पूछ लेता है। अब ब्लड ग्रुप्स का पूछ लेता है। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं ह्यूमन के, ए, बी, ए, बी और ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और इन ब्लड ग्रुप के ऊपर एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं RH फैक्टर, ठीक है। एक एंटीजन होता है उसको कहते हैं RH फैक्टर। अगर वो मौजूद होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी चीज, मतलब एक ग्रुप ए है ना जी, रहीसस फैक्टर, तो ए प्लस हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद तो ए नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह बी है, ब्लड ग्रुप बी है, अगर रहीसस फैक्टर RH फैक्टर मौजूद है तो बी प्लस, नहीं मौजूद तो बी नेगेटिव। उसके बाद ए बी आ गया, ब्लड ग्रुप ए बी, ये भी इसी तरह प्लस और ए बी माइनस
फिर O ग्रुप, O प्लस और O माइनस। ये इस तरह बेसिकली, लेकिन 4 ग्रुप हैं, रहीसस फैक्टर की, RH फैक्टर की बेस पे उनको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें याद रखने की चीजें 4 हैं। वो कौन कौन सी 4 हैं? एक चीज ये कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिपेंड करती है RH फैक्टर के ऊपर। यूनिवर्सल डोनर O ग्रुप है और यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव है। इस बात का क्या मतलब है? यूनिवर्सल डोनर O ग्रुप जिसका है ब्लड का, वो किसी को भी खून दे सकता है। जब भी आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करवानी हो तो सबसे पहले ब्लड का ग्रुप चेक किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप कोई दूसरा होगा तो जैसे ही ब्लड लगेगा बॉडी में तो ब्लड बॉडी ये समझेगी कि कोई फॉरेन चीज आ गई है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, उसमें रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने की सूरत में इसलिए पहले ये जज किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ए ही लगना है, ए प्लस है तो ए प्लस ही लगना है, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव भी ब्लड लगना है। लेकिन 2 केस ऐसे हैं जो थोड़े से हटके हैं। वो केस क्या है कि अगर आपका ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और ओ में भी ओ नेगेटिव होता है। वैसे ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर वो RH फैक्टर नहीं मौजूद होता है, एंटीजन मौजूद नहीं होती, तो किसी भी बॉडी को ये लग सकता है ग्रुप। और एक ग्रुप होता है रिसीवर, ए बी पॉजिटिव। जिस बंदे का ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा उसको कोई भी ब्लड लग जाएगा। उसको चाहे ए प्लस लगा लें, ए नेगेटिव लगा लें, ओ लगा लें, ए बी लगा लें, तो यूनिवर्सल डोनर ओ है। जिसका ग्रुप ओ होगा वो सबको ब्लड दे सकता है। वो हातम ताई है, ठीक है, वो लोगों के लिए अच्छा है, वो सबको दे सकता है। और जिसका ए बी प्लस होगा वो सबसे ब्लड ले सकता है। उसको ब्लड में अगर कभी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है तो ब्लड अगर कोई नहीं मिल रहा तो जो भी उसको ब्लड ग्रुप मिल जाए तो वो उसको लगा सकते हैं। इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट थे ब्लड ग्रुप के मुतालिक देखने वाले। ये देखिएगा, ये मजीद उसको एक्सप्लोर किया हुआ है कि ए पॉजिटिव है अगर तो किस किस को आप ब्लड दे सकते हैं, किस किस को दे सकते हैं और किस किस से ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट दिखाया हुआ है। ये ब्लड ग्रुप्स दिखाए हुए हैं, ए प्लस, ओ प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। और उसके आगे वो दिखाया हुआ है कि किस किस से जो है आप ब्लड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और इसमें ये देखिए ए बी पॉजिटिव के अंदर वो बता रहा है कि ए बी पॉजिटिव वाला जो मैंने पीछे बताया, एवरीवन, हर किसी से ये ब्लड ले सकते हैं। और ओ नेगेटिव, ये हर किसी को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो जो ब्लड ग्रुप है वो देख लें और कहीं पे लिख लें। ठीक है, वैसे तो जरूरत ना पड़े, अल्लाह ना करे इस तरह की, लेकिन वैसे भी देना चाहिए ब्लड जो है 3-4 महीने बाद। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ब्रांचेस देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। पहली ब्रांच आ जाती है, सॉरी पीछे आ गए हम जी। पहली ब्रांच आ जाती है जोलॉजी। जोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स को। उसके बाद आ जाती है इथोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिश। फिश की स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी। जोलॉजी तो नॉर्मल टर्म में आपने अक्सर पढ़ा होगा, ये याद कर लीजिएगा पॉइंट। इक्थोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फिश को। मैमोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मैमल्स को। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर रिपीट हो जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी में भी देखें जिंदा चीजें काफी सारी हैं ना। फिश भी जिंदा चीज में आती है, बर्ड भी जिंदा चीज में आती है, परिंदे भी, जो प्लांट्स हैं वो भी जिंदा चीज में आते हैं, एनिमल्स भी जिंदा। तो हर किसी को कैटेगराइज किया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम जूलॉजी कह देते हैं, फिश की स्टडी को इथोलॉजी कह देते हैं, मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी कह देते हैं, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कह देते हैं। इसके अलावा भी देखते हैं आगे जी। प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कह देते हैं। स्मॉल लाइफ
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं। ऑर्गेनिज्म के स्टडी के पार्ट्स को पढ़ना, स्ट्रक्चर को पढ़ना अनाटोमी कहलाता है। बॉडी के जो ऑर्गन है वो काम किस तरह करते हैं, वर्क किस तरह करते हैं, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अनाटोमी में स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम, फिजियोलॉजी में फंक्शन को पढ़ते हैं हम। ये 4 ब्रांचेस और हो गई, 2-3 और देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स वगैरह की ये विरासत किस तरह होती है, जो खसूसियात है, उसको हम जेनेटिक्स कह देते हैं। और सेल बायोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ सेल को सेल बायोलॉजी कह देंगे। ये सिंपल 11 ब्रांचेस हमने देखी, जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं डिफरेंट टाइप की, वो 11 ब्रांचेस हैं। वैसे इससे भी ज्यादा है, लेकिन हमने 11 को देखा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रिपीट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है कि एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक वो दे देता है फिश, दूसरा वो दे देता है बर्ड्स, तीसरा वो दे देता है इंसेक्ट्स, चौथा वो दे देता है प्लांट्स। तो आप जो है वो चूज करेंगे, इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिश की स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थेमोलॉजी। और इस तरह ये डिफरेंट टर्म्स हैं कि फलां चीज की स्टडी को ये टर्म दिया जाता है। कुछ हम साइंटिस्ट देख लेते हैं, बायोलॉजी के पायनियर्स देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने बायोलॉजी में काम किया है। ये देखिए, पहला बंदा ये है जी अरिस्टोटल, अरस्तु। ये ज्यादा ग्रीक लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, जो ये ग्रीक के लोग थे, इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। और ये लोग जो है ना, ये अरस्तु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से भी पहले का था। अरस्तु जो है, अरस्तु हो गया, अफलातून हो गया, सुकरात हो गया, बुकरात हो गया, सिकंदर आजम हो गया। ये जो 5-6 फिगर हमें मिलते हैं ना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के हैं। ये गालबन 300 बीसी के राउंड अबाउट, 383 बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले था ये। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनमें से कुछ लोग नबी भी थे, क्योंकि डिफरेंट पैगंबर जो हैं वो 1,24,000 आए हैं, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट आते रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कहा जाता है कि गाली नहीं देना चाहिए कि मजहब के वाले दूसरे मजहब वालों का एहतराम करें, उनको गाली ना दें। ठीक है, तो ये अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। बायोलॉजी का फादर भी यही है और ज़ूलॉजी का फादर भी ये है। और ये जो है एडवोकेट किया है इसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को इस बंदे ने एडवोकेट किया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ये है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से भी पैदा हो सकती हैं। क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कुछ तजर्बे वगैरह वो बल्कि 9वीं 10वीं में करते होते थे कि आप एक बोतल के अंदर कुछ रस वगैरह डाल के या कोई चीज डाल के रख दें, तो उसके अंदर मक्खियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, अब वो मक्खियां कहाँ से आई? तब तो इतनी साइंस डेवलप नहीं थी ना, लार्वल स्टेज और ये स्टेज और फलां स्टेज। तो इन्होंने जो तजर्बे किए उसके अंदर इन्होंने देखा कि जो है हमने सिर्फ फलां चीज को लगा के रखा, शहद लगा के रखा जी, मीठा लगा के रखा, उसके ऊपर ये चीजें आ गई, या जख्म के अंदर मैगट्स पैदा हो गए, या फलां जगह पे मैगट्स आ गए। ठीक है, सुंडियां पैदा हो गई। तो ये इस चीज का हामी था कि चीजें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, लिविंग थिंग्स से ही बनती हैं चीजें। ठीक है, वो खैर उसको तब साइंस नहीं पता थी। तो इसने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी का ये हामी था, और इसको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। ये था जी अरिस्टोटल। बायोलॉजी में इसका काफी काम था, इसने बुक्स वगैरह भी लिखी काफी। और इसने जो है थ्योरी दी 4 एलिमेंट्स की, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ये 4 जो है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हैं। और इसने एनिमल्स को क्लासीफाई भी किया मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। तो मतलब जो काम शुरू हुआ एनिमल्स पे,
बेसिकली वो इसने शुरू किया, तो इसीलिए इसको ज़ूलॉजी का और बायोलॉजी का फादर कहा जाता है कि चलो किसी बंदे ने सोचना तो शुरू किया ना, इससे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो अरस्तू जो है वो फिर मुफक्किरों में से आता है। इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट्स भी इसकी काफ़ी हैं, उसके ऊपर भी इसकी काफ़ी सारी बुक्स हैं। दूसरा साइंटिस्ट हम देते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ये फादर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। और पहले हिप्पोक्रेटिक ओथ भी ली जाती थी। पुराने ज़माने में जो लोग डॉक्टर बनते थे उनसे हिप्पोक्रेटिक ओथ ली जाती थी। इसके कुछ अल्फाज थे वो रिपीट करने पड़ते होते थे डॉक्टर्स को कि हम इलाज सही से करेंगे, हम फलां चीज़ करेंगे, हम ह्यूमैनिटी का ख्याल रखेंगे ये। क्योंकि ये फादर ऑफ मेडिसिन था और इसको बुकरात भी कहते हैं, बुकरात। हिप्पोक्रेटस का नाम बुकरात भी है। बल्कि आपको थोड़ी-सी मैं ना तफ़सील बताता हूँ हल्की-सी। सबसे ऊपर आ जाता है मतलब इनका टाइम पीरियड देखें, बुकरात, बुकरात के बाद आ जाता है सुकरात, बुकरात को कहते हैं हिप्पोक्रेटस, सुकरात को कहते हैं सोक्रेटस, फिर आ जाता है अफ़लातून, उसको कहते हैं जी अफ़लातून को प्लेटो, और उसके बाद आ जाता है अरस्तू, और अरस्तू को कह देते हैं अरिस्टोटल। ये इस तरह करके इनकी तरतीब है। सबसे पहले बुकरात आता है, ये जो स्लाइड में जिसकी शक्ल भी नज़र आ रही है, जो आप लोगों को घूर रहा है कि सोए पड़े हो, सर बोली जा रहे हैं, लेक्चर लो, ठीक है? वैसे तो ये खुद भी सोया हुआ है। अच्छा, बुकरात आ जाता है सबसे पहले हिप्पोक्रेटस, उसके बाद सुकरात आ जाता है, उसके बाद अफ़लातून आ जाता है, प्लेटो, और फिर आ जाता है अरस्तू, और अरस्तू का भी स्टूडेंट आ जाता है सिकंदर आज़म। ये जो हम नाम सुनते हैं ना 5-6 बड़े-बड़े, ये एक तरतीब से हैं। सबसे पहले बुकरात, फिर सुकरात, फिर अफ़लातून, फिर अरस्तू, और अरस्तू के बाद सिकंदर आज़म। ये हज़रत ईसा से भी 300 साल पहले के हैं तकरीबन, ठीक है? उनमें से हम देख रहे थे, पहले हमने देखा जी अपना अरस्तू को कहा जाता है जी फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी। उसके बाद आ गया ये हिप्पोक्रेटस, सुकरात, ये फादर ऑफ मेडिसिन है। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया जी लीवनहुक। ये मैं आपको साइंसदान बता रहा हूँ बेसिकली, जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर अहम किरदार अदा किया और बायोलॉजी के हवाले से उनकी कुछ खिदमात हैं, ठीक है? तो ये बेसिक्स में आ जाते हैं, इनके नाम वो पूछ लेते हैं कि फलां बंदे ने क्या किया है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ठीक है? जी माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, और एंटीसेप्टिक किसने बनाई थी, जो है वो पेनिसिलिन किसने बनाई थी, ठीक है? बायोलॉजी की जो अहम खिदमात हैं। 2 बंदे हमने देख लिए, अरस्तू और बुकरात, हिप्पोक्रेटस। उसके बाद आ गया लीवनहुक। ये कहाँ गया? लीवनहुक आ गया उसके बाद। ये डच साइंटिस्ट था, ये लेंस बनाता होता था, और इसने माइक्रोस्कोपिक लेंस को परफेक्ट किया। मतलब कि माइक्रोस्कोपी के ऊपर इसका काम है लीवनहुक का। ये तीसरा साइंटिस्ट है। वो वाले तो बहुत पुराने ज़माने के थे, जो पिछले 2 हमने देखे, ये ज़रा नए ज़माने का है लीवनहुक जो है। ये बाद के ज़माने का है जब माइक्रोस्कोप बंद हो गई थी, और इसने माइक्रोस्कोप के जो लेंस वगैरह हैं, उनके ऊपर काम किया। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, वो लंबी डिटेल है। बस आप याद रखें कि ये डच था। डच से मुराद जो है ये जो एक ये एथनिसिटी है, कौम है समझ लें आप। जर्मनी वाला जो इलाका है ना, यूरोप वाला इलाका, उस इलाके के लोगों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी के इलाकों को। तो ये डच नेशनैलिटी का था, और इसकी हॉबी थी लेंस वगैरह जो होते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस, उनके साथ छेड़खानी करना। तो छेड़खानी करते-करते इसने जो है ना वो कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज़ का बताया था लीवनहुक ने। और फिर उसने देखा बैक्टीरिया को, प्रोटोज़ोआ को, रेड ब्लड सेल को, स्पर्म सेल्स को, और इसने इन सारी चीज़ों को देखा, और इसको अंदाज़ा हुआ कि ये जो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला कांसेप्ट, कि जी नॉन लिविंग चीज़ों से, गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होती हैं।
आप एक चीज रख दें, डबल रोटी का पीस, उसमें मैगट्स पड़ जाती हैं, ठीक है, खुद ब खुद पैदा हो गई। तो इसने देखा कि खुद ब खुद नहीं पैदा होगी, ये छोटे लेवल पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वो चीजें भी हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो कहता है कि अरस्तू और बुकरात को नहीं पता था इन बातों का। अब मैंने ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे पता चला ये चीजें भी होती हैं। तो इसने फिर ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कंसेप्ट को झुटला दिया था कि चीजें खुद ब खुद नहीं पैदा हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग थिंग नॉन लिविंग से पैदा हो जाए। लिविंग थिंग से ही पैदा होती है, जानदार चीज जानदार से ही पैदा होती है। और जो चीजें हमने देखा कि डबल रोटी के पीस पे फंगस लग गई है या उसमें मैगट्स पड़ गई हैं या कोई जो है मक्खियां पैदा हो गई हैं, तो वहां पे लार्वा मौजूद थे, वहां कोई चीज ऐसी मौजूद थी लिविंग थिंग जिसने उसको पैदा किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो डबल रोटी से निकल आई हैं चीजें। तो इसने वो उस कंसेप्ट को झुटलाया, इसलिए इसका काफी नाम है, लीवन हुक है। उसके बाद आया था लिस्टर, ये चौथा साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश था और इसने ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डर्टी होती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है। फौजी वगैरह, वर्ल्ड वार्स वगैरह चलती थी तो फौजी जो जख्मी होते हैं तो ये देखता था कि वो जो है जख्मों की ताब ना लाते हुए मर जाते हैं, ठीक है। उनके मतलब जख्मों को टांके लगाए जाते हैं, सी सू तो दिया जाता है जिस तरह भी, लेकिन वो बाद में मर जाते हैं। तो इसने देखा ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसने क्या किया, फिनोल यूज किया, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को कहते हैं फिनोल, ये चीज भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इसको कहा जाता है फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक से मुराद जरासीम खत्म करने वाली, जिसमें जरासीम इन्वॉल्व ना हो, साफ सुथरी सर्जरी। इसने फिर कार्बोलिक एसिड को यूज किया डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, फिनोल के तौर पे। कार्बोलिक एसिड को फिनोल भी कहते हैं। कि जहाँ पे ऑपरेट वगैरह करते थे तो होता ये था कि बाद में पेशेंट मर जाता था, जख्म तो उसका बंद हो जाता था लेकिन वो इन्फेक्शन से मर जाता था। इसने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसने कार्बोलिक एसिड को देखा कि जहाँ पे कार्बोलिक एसिड लगाते हैं वहां से जरासीम मर जाते हैं। तो फिर इसने सर्जरी में कार्बोलिक एसिड को यूज किया और फिर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई कि जो थे पेशेंट वो बचना शुरू हो गए, मर रहे नहीं। इसने वो जहाँ पे जख्म होता था वहाँ कार्बोलिक एसिड लगा देता था, वहां से जरासीम खत्म हो जाते थे और रिकवरी हो जाती थी, जान बच जाती थी। लेकिन होता क्या था, जान तो बच जाती थी लेकिन इतना जख्म, सर वो पहले बंदूक की गोली या जो चाकू शाकू लगा था उससे नहीं होता था जितना कार्बोलिक एसिड कर देता था। कार्बोलिक एसिड बेसिकली जला देता है ना, एज ए कार्टराइजर भी यूज होता है ये